अगस्त साप्ताहिक समाचार में आपका स्वागत है। राज्य और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हफ्ते भर क्या कुछ घटा, इसे लेकर पेश है हमारा वीकली राउंड अप। इसके साथ ही खेल जगत से क्या बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी क्या हलचल हुई, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले राज्य की बड़ी खबर देखते हैं। दिल्ली धमाके की गूंज अब उड़ीसा तक पहुंच गई है। जांच आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार धमाके के मास्टरमाइंड मुजामिल शकील का सीधा लिंक उड़ीसा से जुड़ता दिख रहा है। उसके व्हाट्सएप चैट से उड़ीसा के कई मोबाइल नंबरों से बातचीत के सबूत मिले हैं। इसी आधार पर एनआईए जांच करेगी। सूत्रों का कहना है कि कई संदिग्धों की सूची तैयार की जा चुकी है। उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी है। पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल और मॉल पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रात में ब्लॉक चेकिंग और पेट्रोलिंग को भी तेज कर दिया गया है। उधर दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके की जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने 32 पुरानी कारों में विस्फोटक लगाकर देश भर में एक साथ हमलों की योजना बनाई थी, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल था। धमाके में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जैश के आतंकी उमर ने लाल किले की पार्किंग में सिर्फ 3 घंटे में बम तैयार किया था। देश को दहलाने की ये बड़ी साजिश अब एक एक कर बेनकाब हो रही है। नुआपड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार जय ढोलकिया ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के घासीराम मांझी को 83,748 वोटों के भारी अंतर से हराते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। कुल काउंटिंग में जय ढोलकिया को 1,23,869 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार घासीराम मांझी को 40,121 और बीजेडी उम्मीदवार स्नेहांगिनी छुरिया को 38,408 वोट मिले। राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पहला उपचुनाव था जिसमें बीजेपी ने बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज की। मतदान 11 नवंबर को होने के साथ ही 83% वोटिंग के साथ नुआपड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया। खास बात ये रही कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। 14 नवंबर को सुबह से काउंटिंग शुरू हुई और पहली राउंड से जय ढोलकिया लगातार आगे रहे। इस जीत के साथ नुआपड़ा की चुनावी राजनीति में नया अध्याय जुड़ गया है और बीजेपी ने एक बार फिर अपना जनाधार मजबूत किया है। उड़ीसा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 27 नवंबर से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। इस बार कुल 29 कार्य दिवस तय किए गए हैं। सत्र की सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही दिन विधानसभा पहुंचकर सदन को संबोधित कर सकती हैं। राष्ट्रपति की यात्रा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा परिसर और विधानसभा भवन को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। उनकी मंत्री रहते समय जिस चैम्बर में वे बैठती थी उसे भी नया रूप दिया जा रहा है। कानून मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति को आमंत्रित करने का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन अंतिम कार्यक्रम की पुष्टि अभी राष्ट्रपति भवन से नहीं हुई है। सत्र के दूसरे दिन 28 नवंबर को वित्त वर्ष 2025-2026 का पहला अतिरिक्त बजट पेश किया जाएगा। 8 दिसंबर को खर्च मांगों पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। आगामी 20 तारीख से खरीफ धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बरगढ़ जिले से धान खरीद का शुभारंभ होगा। इस संबंध में सहकारिता मंत्री प्रदीप बड़सामंत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धान के सुरक्षित भंडारण के लिए मंडियों में आधुनिक सुविधाएं तैयार की गई हैं। आने वाले 2 सालों में 100 मॉडल मंडियों के निर्माण का फैसला हुआ है। पहले चरण में 38 मॉडल मंडियों के लिए टेंडर हो चुका है और काम शुरू हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में 80 सहकारी समितियों में 200 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 973 सहकारी समितियों और आरएमसी में 516 करोड़ रुपए की लागत से संरचना विकास कार्य। सूत्रों के अनुसार इस साल रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने पंजीकरण कराया है। कुल 19,67,000 किसान बिचौलियों को हटाने के लिए ई-KYC व्यवस्था लागू हुई है। धान का दाम पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर 3100 रुपए प्रति क्विंटल हो जाने से इस बार किसान पंजीकरण को लेकर अधिक उत्साहित थे। राज्य में जमीन खरीद बिक्री और जमीन पट्टा संशोधन की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने एक अहम फैसले को मंजूरी दी है। उन्होंने उड़ीसा सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स में संशोधन को स्वीकृति दी। संशोधन के बाद अब पुराने पंजीकृत कबाला या बिक्री दस्ता में संशोधन करने की शक्ति सीधे तहसीलदारों को प्रदान की गई है। अन्य वैध दस्तावेजों से संबंधित भूमि अभिलेखों में संशोधन का अधिकार भी तहसीलदारों को सौंपा गया है। इस फैसले के बाद अब जमीन मामलों में राजस्व बोर्ड या अन्य अदालतों में अपील करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले भी राज्य सरकार ने जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से तहसील कार्यालयों में सब रजिस्ट्रार कार्यालय शुरू किए। पहले चरण में
44 तहसील में ये सुविधा दी गई थी और दिसंबर तक कुल 273 तहसील कार्यालयों में ये सेवा शुरू की जा चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को औपचारिक रूप से ओडिशा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। रिपोर्ट के अनुसार एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम इस मामले की जांच करेगी। इसके लिए एक अलग जांच दल गठित किया जाएगा। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और प्रारंभिक जांच करने वाली क्राइम ब्रांच से सभी जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। जांच के दौरान यदि कोई अतिरिक्त सूचना या साक्ष्य मिलता है तो क्राइम ब्रांच जरूरत पड़ने पर सीबीआई को सहयोग देगी। उधर बुधवार को क्राइम ब्रांच ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी शंकर पृष्टि के करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गंजाम जिले के ब्रह्मपुत्र सदन थाना क्षेत्र के बालीपड़ा गांव के निवासी सागर कुमार गौड़ के रूप में हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को एसआई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस घोटाले में अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह की भूमिका और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसके फैलाव के कारण केंद्रीय एजेंसी का हस्तक्षेप आवश्यक है। कटक बाल यात्रा का विधिवत समापन हो गया है। बाल यात्रा की अंतिम संध्या पर श्रेया घोषाल ने अपने प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मेला एक दिन बढ़ाए जाने से व्यापारियों में भी उत्साह देखने को मिला। सूचना के अनुसार ऐतिहासिक कटक बाल यात्रा इस साल 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुई। 8 दिनों तक चलने वाले ये मुक्ताकाश व्यापार मेला सामान्य रूप से 12 तारीख को समाप्त होना था, लेकिन आम जनता की भारी भीड़ और व्यापारियों के बेहतर कारोबार को देखते हुए मेले की अवधि एक दिन बढ़ाई गई। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि आने वाले दिनों में कटक नौ वाणिज्य संग्रहालय में एक बोईत स्थापित किया जाएगा। कटक में तारकसी हब के लिए 10 करोड़ रुपए और नए जिलाधिकारी कार्यालय निर्माण के लिए 94 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। लोक सेवा भवन में 11 तारीख को मांडिया दिवस या मिलेट डे मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा देश का मिलेट मॉडल बन चुका है, जो अन्य राज्यों के लिए आदर्श है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मिलेट कम बारिश में भी उगता है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है और इससे पोषक और स्वादिष्ट खाद्य बन रहे हैं। मांडिया खेती को और उन्नत बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीक अपनाने की सलाह भी दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं और ओडिशा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि की ही है। ओडिशा में शीतलहर शुरू हो गई है और कई जगहों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के 21 स्थानों पर न्यूनतम तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। कंधमाल के दारिंगबाड़ी में सबसे कम 7.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जी उदयगिरी में 8.7 डिग्री। उत्तर पश्चिम की सूखी हवा चलने से रात के तापमान में और गिरावट देखी गई है। 9 दिसंबर को कटक के बारबाटी स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मैच को पूरी तरह सुव्यवस्थित करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। लोक सेवा भवन में हुई तैयारी बैठक में टिकट बिक्री, दर्शकों की व्यवस्था, लगातार लाइटिंग सिस्टम, स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर सेफ्टी, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। दिल्ली में हुए हालिया धमाके को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर खासा जोर दिया गया है। पुलिस को स्टेडियम और आसपास फुल प्रूफ सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन हालत में मरीजों की आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बारबाटी स्टेडियम में ये चौथा T20 मुकाबला होगा। इससे पहले 2015, 17 और 2022 में T20 मैच खेले जा चुके हैं। आखिरी बार 12 जून 2022 को भारत दक्षिण अफ्रीका आमने सामने हुए थे। 3 साल बाद एक बार फिर दोनों टीमें बारबाटी में भिड़ने जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 243 सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर कब्जा कर लिया है। डबल इंजन सरकार का मॉडल, ब्रांड मोदी का मजबूत प्रभाव और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसे ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त दिलाई। दूसरी ओर महागठबंधन आंतरिक विवाद, सीट बंटवारे की खींचतान और असंतोष में उलझा रहा, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। महिला मतदाता, खासकर जीविका दीदी, सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और शराबबंदी के फैसले से एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ी रही। ईबीसी और महादलित वोटरों का बड़ा हिस्सा भी एनडीए के साथ खड़ा दिखा। जंगल राज बनाम सुशासन का नैरेटिव युवा मतदाताओं तक पहुंचा और विकास, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों ने
वोटिंग पैटर्न को बदल दिया। अंत में बीजेपी के शक्तिशाली बूथ मैनेजमेंट और संगठनात्मक रणनीति ने कई करीबी मुकाबलों को एनडीए के पक्ष में मोड़ दिया। जीत के बाद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार की जनता का हृदय से आभार जताया। इस जीत के बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मतदाताओं के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये जीत अच्छे शासन, विकास और स्थिर नेतृत्व पर जनता के भरोसे की मिसाल है। नीतीश कुमार ने ये स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र राज्य समन्वय ने इस बड़ी जीत को संभव बनाया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि वे शांति, प्रगति और विकास के रास्ते को आगे बढ़ाना चाहती हैं। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में सरकार तेज गति से काम करेगी और जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरेगी। भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भूटान के चौथे राजा हिज मैजेस्टी द 4th द्रुक ग्याल्पो से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की महत्वाकांक्षी परियोजना गालेफो माइंडफुलनेस सिटी की प्रगति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भावना को और मजबूत करती है। भारत और भूटान के बीच दशकों पुरानी मित्रता को आगे बढ़ाने वाली ये बैठक दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नए आयाम देती है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया। रिकर्व इवेंट में अंकिता भगत और धीरज बोम्मेदेवरा दोनों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। महिला फाइनल में अंकिता ने कमाल कर दिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट दक्षिण कोरिया की नम सुहियोन को 7-3 से हराया। फाइनल से पहले सेमीफाइनल में भी उन्होंने बड़ा उलटफेर किया। पूर्व विश्व नंबर 1 दीपिका कुमारी को शूट ऑफ में हराकर फाइनल में जगह बनाई। पुरुष रिकर्व में धीरज बोम्मेदेवरा ने शानदार वापसी की। पहला सेट हारने के बाद लगातार 3-10 लगाते हुए मुकाबला पलट दिया और फाइनल में अपने ही साथी राहुल को 6-2 से मात देकर गोल्ड पक्का किया। भारत की मेडल संख्या पहुंची है 10 पर, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रोंज। इसके साथ ही भारत टॉप पर रहा। अंकिता और धीरज का ये डबल गोल्ड है, जिससे एशिया को साफ संदेश जाता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड की दुनिया की, जहां मशहूर गायिका पलक मुच्छल ने एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। पलक मुच्छल का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। उनके असाधारण मानवीय प्रयास ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान दिया है। पलक ने अपने संगीत के जरिए अब तक 3800 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए फंड जुटाया है। कई सालों से पलक अपने लाइव कॉन्सर्ट्स और चैरिटी इवेंट्स के जरिए बच्चों के इलाज के लिए लगातार धन जुटाती रही हैं। उनके इस मानवीय पहल को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस उपलब्धि के साथ पलक सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की जीवन रक्षक, उम्मीद की किरण बन चुकी हैं। ऑर्गस्ट साप्ताहिक समाचार में हफ्ते भर की ये थी बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए ऑर्गस्ट डिजिटल।